Hello students, I am Sagar Gupta and in today's session we are going to discuss about the important features of federalism. कि फेडरलिज्म होता क्या है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पर हम देखते हैं कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक से ज्यादा हो, when the level of government, when there is minimum two level of government or more than that, then that form of government is known as federal government. ठीक है, तो एक से ज्यादा हो गए, there are two or more levels or tiers of government, then it is known as federalism. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस फिर हम देखते हैं उसके नेक्स्ट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट। क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट? तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट हो गई, यहां पर आप देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर आ गए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे हम देखते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एक्ट एज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर हम देखते हैं एक और स्ट्रक्चर है हमारे यहां पे, लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज सिस्टम है या म्यूनिसिपैलिटी के जो सिस्टम होते हैं शहरों में, अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट जो होती है, तो इसलिए हम एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, सो वी आर अ फेडरल कंट्री। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। तो डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस। देखिए सेम ही सिटीजन पर गवर्न करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे इंडिया के लोगों पर गवर्न करेंगे और अलग अलग स्टेट के लोग, जो गवर्नमेंट होगी, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट जो होंगी वो भी उस पर्टिकुलर स्टेट पर रूल करेंगे और गवर्न करेंगे वहां पे वहां के लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, अब उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो इंडिया में ही तो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके लिए लॉज बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ठीक है, उन पर उनको गवर्न करने में दोनों ही गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। ठीक है, ईच ईयर हैड इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है पावर, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर। सो ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 3 लिस्ट्स। तो एक है आपकी यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, उस लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स पर जो लॉज बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जिसकी डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, रेलवेज हो गया। ठीक है, वॉर और पीस हो गई। ठीक है, किसी और कंट्रीज के साथ में कोई ट्रीटी साइन करनी है तो वो कौन साइन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट। अगर दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट जो होती है, अब स्टेट लिस्ट में वो चीजें होती हैं जो स्टेट, जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, जैसे कि पुलिस हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब इन सब चीजों पर ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स ही हुए स्टेट लिस्ट में, ये जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया पुलिस, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, इस पर कौन लॉज बना सकता है? इस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, इस पे दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं, सेंटर भी स्टेट भी। और ये जो तीसरी लिस्ट है इसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपका आ गया फॉरेस्ट, एजुकेशन। ठीक है, तो इन पर जो दोनों ही, ऑब्वियसली देयर बहुत सारे और भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, तो इन पर कौन लॉज बनाता है? दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बनाती है। ठीक है, सेंटर भी बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकते हैं। बट अगर स्टेट ने बनाया तो ठीक है, लेकिन अगर सेंटर ने बना दिया तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। तो हमारे यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। स्टेट गवर्नमेंट उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जैसे कि यूएसए के फेडरल सिस्टम में है। यूएसए में एक ऐसा फेडरल सिस्टम है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उतनी पावरफुल नहीं है जितने की सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट हाँ उनका अपना जुरिस्डिक्शन एरिया है। ठीक है, सो इट इज क्लियरली डिफाइंड। टैक्सेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सकते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी इनका एरिया ऑफ पावर होगा, ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन एरिया जो होगा, जुरिस्डिक्शन मैंने बताया पावर, द एरिया ऑफ पावर, तो इट इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे एक और फीचर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड
द jurisdiction ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सबसे सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन की पावर आती है लोगों से. और जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी कर दिया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट होगी, वहां पर लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, इसका मतलब दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड एंड द पावर्स ऑफ दैट गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. मतलब उसका एग्जिस्टेंस और उसकी पावर्स दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है. ठीक है, हम इसको बदल नहीं सकते, वी कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर भी है ये भारत में. नाउ द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड. अगर देखिए कोई ऐसी चीज है जो स्टेट लिस्ट में आती है, ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो स्टेट लिस्ट में आती है, या फिर कोई ऐसी चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इफेक्ट करेंगी, देन दैट दोज लॉज और दोज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डन यूनिलैटरली. ठीक है, उन लॉज को जो स्टेट गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा, उनको ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट यूं नहीं हटा सकती कि भाई नहीं 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 हमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं देनी है. ऐसा नहीं पॉसिबल है. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लॉ बनाना है तो उसमें स्टेट्स की भी मंजूरी चाहिए. फॉर एग्जांपल एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक बिल था, पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट से पास हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास गया. एक्चुअली ये बिल था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. ठीक है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक था. हालांकि ये बिल पास भी हो गया स्टेट से भी, हाफ ऑफ द स्टेट्स ने इसको पास कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. उसकी एक लंबी कहानी है, बट इतना समझो कि अगर कोई ऐसी चीज है जो स्टेट गवर्नमेंट को भी इंपैक्ट करेगी, इन दैट केस दोज लॉज कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय एनी गवर्नमेंट. ठीक है, कोई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती है. उसके लिए अप्रूवल चाहिए, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो हमें सेंटर और स्टेट दोनों का कंसेंट चाहिए यहां पर. ओके, नाउ कमिंग टू द अदर फीचर. यहां पर कोर्ट्स होते हैं. कोर्ट्स की पावर क्या होती है? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. और साथ ही साथ पावर्स क्या है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, वो भी क्लियरली इंटरप्रेट करता है कोर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में. इट इज क्लियरली इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कोर्ट एक्ट एज अ अंपायर. तो कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है सेंटर और स्टेट को लेकर, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को लेकर कोई भी इश्यू होता है, देन इन दैट केस द कोर्ट विल एक्ट एज अ अंपायर. उसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? कोर्ट. तो इसलिए इंडिया में सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो फेडरल कोर्ट की तरह भी काम कर रही है. ठीक है, फेडरल कोर्ट की तरह काम करती है और स्टेट और सेंटर के जो लॉज हैं या इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व भी करती है. नाउ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, मैंने जैसे बताया भाई पैसे के बिना कुछ नहीं होगा. ठीक है, अगर देखिए स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने की पावर नहीं होगी तो वो सेंटर पे डिपेंड रहेंगी. और सेंटर अपनी, अगर वो सेंटर पे डिपेंड रहेंगी तो क्या स्टेट गवर्नमेंट फ्री होंगी? नहीं होंगी. इसीलिए हमारे यहाँ पर क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है दैट देयर शुड बी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. कुछ जगहों पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है गवर्नमेंट्स को. ठीक है, नाउ ऑब्वियसली ये हमने किया क्यों? हमने ये सिस्टम क्यों अपनाया? फेडरल सिस्टम हमने इसलिए अपनाया, देखो एक तो इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है और तो डाइवर्सिटी जो है उसको अकोमोडेट करना था, इसलिए हमने स्टेट्स बनाया और उनको पावर्स दी. ठीक है, कुछ पावर्स दी. तो पहले तो ये हमें यूनिटी प्रमोट करती है. कैसे? जब हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तो उसको और ज्यादा फील होगा कि मैं इस देश से बिलोंग कर, तो आप उस ग्रुप से अलग होना चाहोगे. लेकिन इंडिया में हर किसी को, हर उस डाइवर्सिटी को मौका मिलता है जब स्टेट गवर्नमेंट में वो अपनी बात रख सकता है. इसीलिए तो हमने स्टेट्स बनाए. तो प्रोमोट यूनिटी. ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी. ठीक है, देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. तो दो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है. एक होती है एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. अभी भाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अग्री करना पड़ेगा. ऐसे ही नहीं है कि भाई कोई अग्री नहीं कर रहा तो कैसे, कहीं ना कहीं आके कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत तो सबको करना पड़ता है. और फिर दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर.
ठीक है, ट्रस्ट भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर नहीं चल पाएगा ना पूरा। आप ये सोचिए पूरी दुनिया में अगर पीस होगी और एकोमोडेट तो वो हम दैट each would abide by its an ideal। तो एक आइडियल जो फेडरल सिस्टम है उसके दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट रखेंगे और एक साथ रहने का पूरी कोशिश करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।